गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जन्मजात विकार के बारे में, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जन्मजात विकार क्या होता है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज क्या होता है और इसका रोकथाम कैसे करेंगे और इसका उपचार कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं जन्मजात विकार क्या होता है। बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के बाद होने वाले विकार को ही जन्मजात विकार कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो देखते हैं क्या होता है। जो रचनात्मक या क्रियात्मक कमियों नवजात शिशु में जन्म से ही उपस्थित होती है उन्हें जन्मजात विकार कहते हैं। वही कह रहा है कि वैसा बच्चा जो जन्म से पहले माँ के गर्भ में या जन्म के बाद उसमें अगर कोई भी एनॉमलीज आती है तो उसी को बोलते हैं कि जन्मजात विकार। तो ये विकार कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे में ये दो फिगर के जरिए देख सकते हैं, एक लड़की है, इसका ओठ कटा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। ये जो होती है वो अनुवांशिक भी हो सकती है, वातावरण के कारण भी हो सकता है। और एक ये बच्चा है जिसका सिर बड़ा है, ये जो है हाइड्रोसिफेली है, ये इसका सिर बड़ा हो गया है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कारण में होता है, कारण दो तरह से हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, अनुवांशिक कारण। दूसरा क्या हो सकता है, वातावरणीय कारण। अनुवांशिक कारण में क्या क्या एनॉमलीज होता है उसके बारे में देखेंगे, वातावरणीय कारण में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण जीन संबंधी कारण होते हैं। मनुष्य में जो जीन होता है उसके कारण जो होता है अनुवांशिक कारण होता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो पूर्वज से हमें बीमारी मिलती है, जो पूर्वज से हमें विकार मिलते हैं, उसी को बोलते हैं अनुवांशिक कारण। ऐसे जन्मजात बीमारी जिसको भी बोल सकते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे नॉर्मल मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है उसमें संख्या 47 हो जाती है। अगर डाउन सिंड्रोम के लक्षण की बात करें तो उसमें कौन कौन से एनॉमलीज देखा जाएगा, जैसे कि उसमें आंखें तिरछी होगी, सर गोल मटोल सा होगा, हाथ की उंगलियां जो होगी वो छोटे छोटे, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ठूठ जैसा होगा। और इसका जीवन काल की बात करें तो जीवन काल जो होगा 12 से 14 वर्ष तक होगा। अगर वो उस बच्चे को डॉक्टर की निगरानी में रखा जाए, देखभाल सही से किया जाए तो उसका जीवन काल बढ़ भी सकता है। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसकी संख्या घटती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये लड़कियों में देखा जाता है, जिसके कारण लड़कियां जो होती है वो बांझपन के शिकार हो जाती है। अगला पॉइंट है माता पिता का जीन प्रारूप असामान्य होने के कारण। जैसे माता पिता का जीन जो है असमान होने के कारण हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट होता है। क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट होने के कारण ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। अगर किसी बच्चे का या मनुष्य का एक्सीडेंट हो गया, इंजुरी हो गया, कट गया, तो उसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। अगला है वातावरणीय कारण। वातावरणीय कारण में सबसे बड़ा कारण जो होता है वो इकोनॉमिक होता है। अगर माँ को सही से खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण बच्चे को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे में अनोमली से देखा जाएगा। तो और भी बहुत सारे कारण है जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट में है माँ की बीमारियां। माँ की बीमारी होने के कारण भी बच्चा विकार का शिकार होगा। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान माँ के बीमार ग्रस्त होने पर भ्रूण के सामान्य विकास में बाधा आती है, जिसके कारण भ्रूण में कई तरह के जन्मजात विकार पैदा हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ जो होती है अगर बीमार हो जाती है तो उसको बहुत सारी दवाइयां चलती हैं। दवाई खाने के कारण बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ता है और बच्चे जो होते हैं वो डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, बीपी के शिकार हो जाते हैं, ग्वाइटर के शिकार हो जाते हैं। अगला है गर्भावस्था में संक्रमण। गर्भावस्था में संक्रमण के दौरान भी बच्चे में एनॉमलीज देखा जा सकता है, जैसे रूबेला हो गया, एड्स हो गया,
अगर माँ को रूबेला एड्स जैसी बीमारी है तो वो बच्चे में भी हो सकता है। अगला है गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन। अगर माँ दवाई का सेवन करेगा तो वो बच्चा पर भी इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे एनोमलीज के शिकार होंगे। कौन कौन सी दवाइयां हैं जो बच्चे पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है? वो है बेहोशी की दवाइयां और धूम्रपान एवं शराब का सेवन करना। धूम्रपान और शराब का सेवन करना ये बहुत खतरनाक साबित होता है बच्चों के लिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान विकिरण का प्रभाव। विकिरण करने का अर्थ है कि जो रे निकलता है, किरण निकलता है, उसका प्रभाव पड़ना। जैसे कि बहुत सारे टेस्ट जो होता है, सोनोग्राफी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसमें से जो रे निकलता है वो बच्चों को बहुत इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ने के कारण बहुत सारे एनोमलीज होते हैं। जैसे कुछ पढ़ेंगे कौन कौन से एनोमलीज होते हैं। जैसे फर्स्ट में है मैक्रोसिफेली। मैक्रोसिफेली में क्या होता है कि सिर का आकार छोटा हो जाता है। इसमें इस फिगर के जरिए आप देख सकते हैं कि बच्चे में ये जो बच्चा है ये माइक्रोसिफेली का शिकार हो चुका है। इसका सर है जो वो एकदम छोटा सा हो गया है। अगला बोल रहा है कि यांत्रिक कारण, अंदरूनी कारण के वजह से भी बहुत सारे एनोमलीज हो जाता है बच्चों में। जैसे फर्स्ट बोल रहा है एक्टोपिक गर्भधारण। एक्टोपिक गर्भधारण क्या होता है? जैसे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका जो जैसे ही लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चा जो होता है यूट्रस में डेवलप करता है, यूट्रस में बड़ा होता है। लेकिन कुछ ऐसा कारण के वजह से बच्चे का जो विकास है वो फ्लोपियन ट्यूब में ही होने लगता है। इसके कारण क्या होता है कि फ्लोपियन ट्यूब का डायलेशन नहीं होने के वजह से वहां पे कम जगह होने के कारण फ्लोपियन ट्यूब जो होता है फट जाता है और फटने के कारण मदर को बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक्टोपिक के गर्भधारण कहने का अर्थ यही है कि बच्चा यूट्रस में डेवलप ना हो करके फ्लोपियन ट्यूब में ही डेवलप होने लगता है, जैसे इस फिगर के जरिए आप देख सकते हैं। दूसरा है श्वसन क्षीणता। इसमें क्या होता है कि श्वसन क्षीणता भी हो जाती है। इसका जोखिम कारक क्या क्या हो सकता है? जोखिम कारक में फर्स्ट पॉइंट है गर्भधारण के समय मां की आयु 40 से 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जोखिम कारक में क्या होता है कि मां का जो प्रेग्नेंट होने का उम्र है वो 40 से 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली लेडी को 30 से 35 के बीच में बच्चे कर लेना चाहिए। अगर इसे 40 से 45 के उम्र में होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे माँ को बीमारियां होने लगती है जिसके कारण बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। निकट रिश्तेदारों जैसे चचेरे भाई बहन, चाचा भतीजा में विवाह से होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को आनुवांशिक कोई विकार है तो अगर उसी खानदान में अगर आप शादी करते हैं, उसी गोत्र में अगर आप शादी करते हैं तो आपके बच्चे में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकती है। और अगला पॉइंट है मानसिक विकलांगता के कारण भी ये सब अनोमलीज देखा जा सकता है। अब पढ़ेंगे कि कुछ जन्मजात विकार होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट में है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकार, नर्वस सिस्टम से संबंधी जो विकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली के बारे में हम बता चुके हैं कि उसमें क्या होता है कि सर का आकार छोटा हो जाता है। और दूसरा है हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली में आप देख सकते हैं फिगर में बच्चे का सिर जो है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों हो जाता है? सिर में जो है द्रव की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है जिसके कारण जो होता है सर बड़ा हो जाता है। दूसरा है पाचन तंत्र विकार, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इसमें क्या होता है कटा होठ होता है, क्लेफ्ट लिप जिसको बोलते हैं। ऐसे इस फिगर में देख सकते हैं बच्चे का होठ कटा हुआ है, कटा तालू हो सकता है, क्लेफ्ट प्लेट होता है। इसमें देख सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से ये इसका विकार हुआ है और इसको सर्जरी के जरिए ठीक भी किया जा सकता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक और है गुदा व मल द्वार की विकृतियां। इसमें क्या होता है कि बच्चे में जो जेनाइटल एरिया है वो
सही से डेवलप नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें होता ही नहीं है, उसको सर्जरी के जरिए उसको बनाया जाता है। अगला जो है वो परिसंचरण तंत्र विकार होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जन्मजात हृदय विकार होता है। इसमें जैसे कि VSD नाम का एक एनोमलीज होता है, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। जैसे उसको बोलते हैं, VSD को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जैसे मनुष्य के हार्ट में जो होता है वो 4 चेम्बर होता है। फर्स्ट चेम्बर इस फिगर के जरिए समझेंगे। 4 चेम्बर होता है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है, ये जो फिगर है वो नॉर्मल हार्ट है, और इस ये जो फिगर है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। इसमें इसमें क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है। ये जो जगह है वो सेप्टम है। ये सेप्टम में होल होने के कारण क्या होता है कि इधर का ब्लड उधर, उधर का ब्लड इधर आ जाता है। जैसे इस फिगर के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके बीच में एक होल बना हुआ है। अगला जो है ASD है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें भी सेम चीज होता है, जैसे कि 4 चेम्बर होता है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है कि राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में एक होल होता है। होल होने के कारण क्या होता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम का जो ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम में चला जाता है, जैसे इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। अगला इसका पढ़ेंगे निदान के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, कि इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे में अनोमलीज होता है, तो अगर जन्म से पहले उसको पता चल जाए कि बच्चे में कौन सा विकार है, तो उसका इलाज भी किया जा सकता है, बहुत सारे अनोमलीज को रोका भी जा सकता है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट में है कि सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हम लोग पता कर सकते हैं सिर का विकार के बारे में, हाथ पैरों में जो भी कमियां हैं, जो भी एबनॉर्मलिटीज है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। अगला है कोरियोनिक विलाई की जांच। इसमें क्या है, गुणसूत्रों और शुक्राणुओं के विकारों के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगला है माँ की खून की जांच। माँ की खून के जांच करके भी बहुत सारी बीमारी को पता लगाया जा सकता है। अगला है एक्सरे जांच। एक्सरे जांच द्वारा गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में एक्सरे जांच द्वारा कई विकारों का पता लगा सकते हैं। एक्सरे से भी बहुत सारे विकार को पता लगाया जा सकता है। जैसे में क्या हो गया, स्केलेटल डिफेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं, हाइड्रोसिफैली के बारे में पता कर सकते हैं। हाइड्रोसिफैली को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जिसमें बच्चे का जो सर है वो बड़ा हो जाता है। तो ये सब जो है एक्सरे के जरिए हम पता कर सकते हैं। इसका उपचार और रोकथाम, उपचार इसका कैसे करेंगे और रोकथाम कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो पहले पढ़ते हैं कि सर्जरी, सर्जरी के जरिए कौन कौन से डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है। तो सर्जरी के जरिए फर्स्ट है क्लेफ्ट प्लेट। क्लेफ्ट प्लेट को भी सर्जरी के जरिए इसको सही किया जा सकता है। क्लेफ्ट लिप को भी सही किया जा सकता है। ASD को भी सही किया जा सकता है। बहुत और भी बहुत सारे ऐसे एनोमलीज हैं जिसको सर्जरी के जरिए ठीक किया जा सकता है। सेकेंड है मेडिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के जरिए कौन कौन सा एनोमलीज को ठीक किया जा सकता है, जैसे थैलेसीमिया हो गया, हेमोफीलिया हो गया। इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे संगोत्री विवाह की रोकथाम, पहले ही बताएं कि संगोत्री विवाह, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। इसको अगर रोकथाम कर लेते हैं तो बहुत सारे एनोमलीज को रोका जा सकता है। उचित उम्र पर गर्भधारण जन्मजात विकार के कारकों से बचें। उचित उम्र पर मतलब 30 से 35 के बीच में विवाह करने से क्या होता है, बहुत सारे एनोमलीज को रोका जा सकता है। 40 से 45 की उम्र में शादी ना करें, और सही समय पर शादी करने से, सही समय पर बच्चे करने से बहुत सारे एनोमलीज को रोका जा सकता है। और है दवाइयों, जैसे थैलिडोमाइड, थैलिडामाइड जैसी दवाइयों का उपयोग ना करें।
इन जैसी थैलिडोमाइड जैसी दवाइयों को उपयोग करने से क्या होता है कि बच्चे एनोमलीज का शिकार हो जाते हैं। संक्रमण के कारण जो होता है, जैसे रूबेला, हर्पीस, सिफिलिस, अगर ये सब बीमारियां आपको है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें और उसको रोकथाम के लिए उपचार करवाएं। गर्भावस्था के दौरान समय पर प्रसव पूर्व जांच कराना। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो तुरंत डॉक्टर से मिले और उसका सही इलाज करवाएं। अब सही इलाज करवाने से क्या होता है कि बहुत सारे एनोमलीज को रोका जा सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।